प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारे साइंस का लेसन नंबर 6। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में अंक 3, इसमें 3 अंक में 3 अभिक्रियाएं भी पूछी जा सकती है। और दूसरा टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक है 4-5 टाइप के उत्प्रेरक है हमारे सिलेबस में, तो इनके ऊपर भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हमने देखा है पदार्थ। कोई भी मैटर या पदार्थ, इसकी हमने मुख्य 3 अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार हमने तत्वों की जब हम बात करते हैं, तत्वों में हमने तत्व हैं इनके टाइप देखे थे, धातु, अधातु और उपधातु। इन तत्वों पदार्थों के 2 टाइप के गुण होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में हम जैसे पदार्थ की रंग, अवस्था, गंध, विलेयता ये देखते हैं। रासायनिक में कि पदार्थ है वायु, वायु का मतलब है ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया कर रहा है, जल से कैसे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है और क्षार से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, ये हमें यहाँ देखना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि पदार्थ का, या हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो किसी तत्व का यदि रंग, अवस्था और गंध ये भौतिक गुण हैं, इन भौतिक गुणों में ही केवल परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। यह परिवर्तन क्या होता है, मुख्य बात है कि यह परिवर्तन होता है अस्थायी, यानी हम इसे कहते हैं अनस्टेबल, अस्थायी। यानी परिवर्तन हम जब तक इस पर हमने बाहर से कोई इस पर परिवर्तन को हमने लागू कर रखा है तो यह परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम इससे बाहर से जो भी हमारा आउटर वर्क है उसे हटा देंगे तो ये परिवर्तन वापस हट जाएगा और वो पदार्थ अपनी अवस्था में पुनः आ जाएगा। तो यह परिवर्तन क्या है, अस्थायी होता है। यानी पदार्थ अपनी पहली अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। और इस भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यह परिवर्तन कैसे होते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे हम देखते हैं सबसे सामान्य सा उदाहरण आपके सामने जो मैंने ये 3 नाम लिखे हैं इसी से संबंधित हम देखते हैं H2O। सभी जानते हैं H2O क्या होता है, H2O यानी जल। जल ये कौन सी अवस्था है, इसकी लिक्विड अवस्था होती है। इस लिक्विड अवस्था को जब हम और अगर हीट करें तो एक टेम्परेचर पर यह क्या होगा, किस में आ जाएगा, वेपर फेज में, यानी गैसीय स्टेट है ये H2O। और अगर हम इसे संघनन करें या कूलिंग करें तो ये क्या होगा, H2O ही है लेकिन इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, सॉलिड। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव है, इसे बहुत अधिक ठंडा करें तो क्या बन जाएगी, बर्फ़, और अगर बहुत अधिक हीट करें तो क्या बन जाएगी, गैस। लेकिन यह पदार्थ क्या है, सभी जगह H2O ही है। इसका जो केमिकल, जो रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। और परिवर्तन को हटा लें, अगर हम
इसे हीट करना छोड़ दें तो ये वापस वेपर्स हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जल में। आप फ्रिज से बर्फ़ को बाहर निकाल कर छोड़ दें, कुछ समय बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड जल। यानी जल तो है ही, उसकी स्टेट कैसे आ जाएगी अब, लिक्विड। यहाँ सॉलिड ठोस अवस्था है, यहाँ लिक्विड द्रव अवस्था आ जाएगी, और यहाँ क्या होती है, गैसियस स्टेट। इस प्रकार ये बिल्कुल बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल है आपको भौतिक परिवर्तन समझने के लिए। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, और जब हमने ये परिवर्तन हटा लिया है, हम इसे ठंडा करना छोड़ देंगे तो ये वापस किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। या हम इसे हीट करना छोड़ देंगे तो ये किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अगर हम हीट करेंगे तो ये किस में आएगा, गैसियस स्टेट। तो ये है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। अब हम दूसरा देखते हैं आगे, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, या हम इसे क्या लिखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जब तत्वों, परमाणु या पदार्थों की अभिक्रिया होगी, यानी आपस में अभिक्रिया करेंगे, तब नया पदार्थ बनेगा। पहली कंडीशन क्या है इसमें, नया पदार्थ। नया पदार्थ क्यों बनता है, क्योंकि इस परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। वहाँ भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो लगभग नया पदार्थ बनता है, और यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी। यानी जो परिवर्तन का कारण हम जिस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे हीट करना या कूलिंग करना, परिवर्तन का कारण जब हम हटा लेंगे तो इसमें नया पदार्थ बनेगा। वापस वो परिवर्तन, यानी जो हमारा जो रिएक्टेंट अभिकारक था, वह पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनेगा, और रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और इसमें रासायनिक बंध बनते और टूटते हैं। इसीलिए ये किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम देखते हैं, हम कार्बन लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बनती है, CO2। क्या हम वापस CO2 से कार्बन प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। सामान्य सा हम देखें, जनरल दैनिक जीवन का हमारा एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि दूध से क्या बनाया जाता है, दही बनता है। क्या दही से पुनः दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये है हमारे पास भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसको पहले आप लिखने का तरीका देखिए। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम जहाँ भी हमारी कॉपी, बोर्ड, पेन है, इसका ये हमारा भाग हमेशा क्या होता है, बायां या लेफ़्ट, और ये हमारा कौन सा भाग होता है, दायां या राइट। लेफ़्ट साइड में हमेशा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखते हैं, अभिकारक। अभिकारक का ही एक और नाम होता है क्रियाकारक, और क्रियाकारक इन्हें इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ अभिकारक लिया है तो इससे अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, उत्पाद या प्रोडक्ट। या हम इसे क्या लिखते हैं, क्रियाफल की क्रिया होने के बाद हमें क्या परिणाम मिल रहा है, क्रियाफल। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार, जिसे हम एरो या तीर का साइन कहते हैं, ये दिखा रहा है कि अभिकारक में जब आपस में क्रिया हुई तो इससे क्या बन रहा है, ये क्रियाफल। ये किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का, शो करने का एक तरीका होता है। इसमें भी अगर अभिकारक एक से ज़्यादा हों, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, तब उनके मध्य हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस का साइन। और यहाँ भी अगर प्रोडक्ट भी
एक से ज़्यादा 2 बन रहे हैं तो यहाँ भी उनको जैसे A+B से अगर C+D बन रहा है तो यहाँ भी हम क्या लिखते हैं, बीच में प्लस आता है। ये रासायनिक समीकरण, यह जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उनकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको पहले पता हो कि हमें करना क्या है। हमारे पास कोई भी तत्व है, परमाणु है, यौगिक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हम यहाँ Na+O2 भी लिखते हैं, यहाँ CaCO3 यानी एज ए यौगिक भी लेते हैं, C+O2 यानी कार्बन परमाणु भी लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अभिकारक बाएं भाग में लिखने वाला जो भी हमारा मैटर है उसे हम क्या नाम देते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। बीच में जो विक्रिया होने की जो प्रोसेस है उसे हम एरो के साइन से शो करते हैं, और इस तरफ हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट या क्रियाफल। अब यहाँ हम जब अलग अलग आगे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो यहाँ कभी कभी यहाँ कुछ टेम्परेचर दिया जाता है कि किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 400 केल्विन है। कभी उत्प्रेरक लिखा जाता है कि निकल उत्प्रेरक है, पैलेडियम उत्प्रेरक है। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया हम चाहते हैं बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाए, इसलिए यदि कोई अभिक्रिया स्वतः या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नहीं हो रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसमें उसको या तो टेम्परेचर कुछ ताप तक गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, या उसे प्रेशर प्रोवाइड करवाया जाता है, या उसके लिए कोई उत्प्रेरक भी ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब कुछ उत्प्रेरक हैं जो विक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ये हम उत्प्रेरक आगे टॉपिक में देखेंगे, आपको सारे उत्प्रेरक पढ़ाएंगे, अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाले भी और कम करने वाले भी। तो अब हमें देखना है कि यहाँ हम टेम्परेचर ताप भी दे सकते हैं, प्रेशर भी लिखते हैं, उत्प्रेरक भी लिखते हैं। यानी इस अभिक्रिया को होने के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है, आवश्यक है, वो हमें यहाँ कंप्लीट इसे प्रोवाइड करवानी होंगी। जब हम यहाँ इसे कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। चलिए अब इसमें फिर ये जो अभिक्रिया लिखने के जो स्टेप हैं या इसको आगे कैसे संतुलित क्या करना है, एक बार और 4-5 स्टेप में इसके आगे करवाते हैं। रासायनिक समीकरण में लेफ्ट साइड यहाँ क्या लिखेंगे हम, अभिकारक। अभिकारक की संख्या यदि 1 से ज़्यादा हो तो हम यहाँ बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस, यानी A+B। तीसरा, हमें इन अभिकारक, हमेशा कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें बाएं भाग में जो अभिकारक लिखा है इसका द्रव्यमान जितना होगा या जितने परमाणु तत्व, परमाणु लिखे हैं, परमाणु संख्या में भाग लेंगे उतने ही परमाणु यहाँ संख्या में बनेंगे और द्रव्यमान भी इतना ही होगा। जैसे अगर हम यहाँ 100 ग्राम द्रव्यमान लेकर कोई एक रासायनिक समीकरण करवा रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में भी 100 ग्राम ही द्रव्यमान होगा, ना तो 95 हो सकता है और ना ही 105, ये रॉन्ग होगा। और जितने यहाँ परमाणु अभिकारक भाग ले रहे हैं उन्हीं से कोई नया पदार्थ बनेगा, कोई बाहर से अचानक से कोई भी नया पदार्थ नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हम Mg+O2 की अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, यहाँ MgO, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ भी मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी ये समीकरण अभी भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाएं भाग में हमारे पास यहाँ द्रव्यमान मैग्नीशियम का कितना होता है, 44, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 2 हैं तो कितने हो गए, 32। एक ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, तो यहाँ हो गए 32। टोटल कितने हो गए, आप इन्हें प्लस करो, 56। यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम का 24 प्लस 16, तो ये तो कितना हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित। और ये संतुलित करने की मेथड का जो नाम है उसका नाम है हिट एंड
ट्रायल मेथड। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। यह मेथड क्या कहता है कि जो भी आपके सामने रासायनिक समीकरण है उसे आप संतुलित का मतलब कि बाएं भाग में जितने संख्या में अभिकारक भाग ले रहा है, कोई भी अभिकारक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, दाएं भाग में उसकी संख्या उतनी ही आपको संतुलित बैलेंस करनी है। इसके लिए कुछ स्टेप हैं, जैसे समीकरण को देखते ही हम उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर इसके अलावा जितने भी तत्व आपको दिखाई दें सबसे पहले उन्हें बैलेंस करना है। इसमें देखिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम देखा जाए तो एक तरह से संतुलित ही है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? 2। तो अब मैग्नीशियम को भी यहाँ क्या लगेगा? अब आप देखिए इसका द्रव्यमान अब चेक करते हैं। यहाँ कितना हो गया? ये 2 मैग्नीशियम आते ही 48, यहाँ ये 32 है, यहाँ कितना हो गया? चेक करो, मैग्नीशियम का तो 48 प्लस 2 हो गया ना, ऑक्सीजन भी, यहाँ भी 32 हो गया इक्वल। यस। एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे C+O2 क्या बना यहाँ? CO2। लेफ्ट साइड कार्बन 1 है, राइट साइड 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। ये बैलेंस इक्वेशन है पहले से। चेक करो द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं। आप देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 12। हमने यहाँ लिखा 12। ऑक्सीजन का हमने कितना बताया? 8 परमाणु क्रमांक और 16 परमाणु भार। तो यहाँ 2 हैं तो कितने हो गए? 32। 32 और 12 कितने होते हैं? 44। यहाँ आप देखिए कार्बन का 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44। ये इक्वेशन क्या है? द्रव्यमान संरक्षित है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण कैसी होती है? द्रव्यमान संरक्षित होती है, यानी उस समीकरण में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे सिलेबस में है। हमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है? पहले सबके नाम लिखते हैं, उसके बाद एक एक को आगे विद एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ इसमें भी 1-2 बातें और हैं इस रासायनिक समीकरण के साथ ही, कि कुछ अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, कुछ ऊष्माशोषी। तो इस प्रकार से क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया लिखकर यहाँ प्लस लगाकर ऊष्मा लिखी मिल सकती है आपको, या यहाँ माइनस लगाकर ऊष्मा मिलती है। तो इस प्रकार की दोनों अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की आपस में क्रिया होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आपस में अभिकारक की क्रिया होने के बाद जब प्रोडक्ट उत्पाद बनता है तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी हमें ऊष्मा हीट करना पड़ता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ प्लस लगा के ये ऊष्मा दी होती है, उससे हम पहचान करते हैं कि अभिक्रिया का टाइप ऊष्माक्षेपी है या शोषी है। एक हमने अभी देखा पदार्थ की अवस्थाएं, आपको बता दिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इस तरह से आप लिखेंगे, बताएंगे उस पदार्थ की अवस्था कि हम सॉलिड में लेकर अभिक्रिया करवा रहे हैं कि लिक्विड है या गैस है। एक और, जब जल के साथ किसी पदार्थ की जब हम अभिक्रिया देखते हैं, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार जलीय जो बनता है इसके लिए AQ भी आपको लिखा हुआ मिलता है। AQ का मतलब है जलीय विलयन। यौगिक पदार्थ का जलीय विलयन क्या कहलाता है? एक्वस या AQ। ये साइन है, इस तरह से रासायनिक समीकरण में आपको शो करने होते हैं कि कार्बन S है तो सॉलिड होता है तो हम S लेंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? G। इस तरह। तो ये हमारी अब रासायनिक अभिक्रिया के ये स्टेप हो गए। आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं कि हमें लेफ़्ट साइड में हम हमेशा क्या लिखते हैं? अभिकारक।
यदि अभिकारक की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। फिर अभिकारक यानी रासायनिक समीकरण का हमेशा क्या रहना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षित। जितना लेफ्ट साइड में द्रव्यमान हम लेकर का लिया है हमने, समीकरण होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहना चाहिए। और इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी के साथ एक और है कैटेगरी, जैसे ये इस तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं हम जिसमें एक एरो लगा है, इन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं, अनुत्क्रमणीय। जो बाएं भाग से स्टार्ट होकर दाएं भाग में प्रोडक्ट बनाकर कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जिनमें प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन कुछ जो कंडीशंस है ताप और दाब की या उत्प्रेरक, यहाँ जो हम टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन दे रहे हैं या कैटालिस्ट, इस कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वापस अगर रिएक्टेंट बन रहा है तो ये क्या कहलाती है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहले सभी के नाम लिखते हैं। पहली हम देखते हैं संयोजन, या इसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। दूसरी हम देखते हैं विस्थापन। विस्थापन या हम इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हम देखते हैं इसमें अपघटन। अपघटन मतलब डिसोसिएशन होना। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और नेक्स्ट है इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया सभी को हम डिटेल से विद एग्जाम्पल में आपको रासायनिक समीकरण याद करनी ही होगी, हम आपको करवाएंगे। संयोजन, एडिशन यानी इसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे होंगे, संयोजन नाम से पता चल। विस्थापन, इसमें विस्थापन यानी कोई एक पदार्थ या विकारक दूसरे विकारक को उसके स्थान से हटाएगा, तत्व को हटाएगा, डिस्प्लेस करे, विस्थापन। अपघटन, टूटना, टूटने की प्रोसेस है, हीट से भी टूट सकता है, सूर्य के प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में भी टूटता है, या ताप, टेम्परेचर। ऑक्सीकरण, अपचयन, और फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम आगे डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।